हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड, जिसको क्रमचय बोलते हैं। तो उसमें अब अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, हम परम्यूटेशंस के काफी क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कीजिए। इसके बाद अब जो आपकी अगली एक्सरसाइज है वो होने वाली है कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, कॉम्बिनेशन हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, एंड उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, फटाफट पूछ लीजिए अगर किसी को परम्यूटेशंस वाली एक्सरसाइज या फिर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो ठीक है बच्चों। किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये हो जाएगा कॉम्बिनेशंस। ठीक है, संचय इसको हम बोलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, 3 नॉन टेनिस खिलाड़ियों को तीन नॉन टेनिस खिलाड़ियों कौन से एक्स वाई जेड मान लेते हैं इनको। ठीक है, इनके ये नाम हम मान सकते हैं। समूह तो इनका एक समूह है, 2 खिलाड़ियों को एक टीम बनानी है। दो खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे खिलाड़ी हैं, एक्स वाई और जेड। तो हम इनकी टीम बना सकते हैं। एक तो एक्स वाई होगी, है ना, और एक वाई जेड हो गया और एक जेड एक्स हो गया। हम इतने तरीके से इनकी टीम बना सकते हैं। कितने? 3 तरीके से। या तो एक टीम में एक्स वाई आ जाएंगे, या एक टीम में वाई जेड, या फिर एक टीम में जेड एक्स। अब बच्चों अगर आप मुझे ये बताइए, एक्स वाई एक टीम में है या फिर वाई एक्स एक टीम में है, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? भाई खेलना तो उनको साथ ही है। तो भाई या तो एक्स वाई बोल दो या वाई एक्स बोल दो, इस केस में बात एक है, इस कंडीशन में सेम चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे नितिन हो गया, रवि हो गया और मोहन हो गया। तो ये 3 पर्सन है बच्चों, नितिन, रवि, मोहन। इनमें से कोई 2 पर्सन एक टीम में रखने हैं हमें। तो कितने तरीके से हम ये चयन कर सकते हैं? तो देखिए
एक साथ या तो आप नितिन और रवि को रख लो, एक केस हो गया, है ना। नितिन और रवि को एक साथ आप रख सकते हैं, ये एक केस हो गया। अब एक टीम में नितिन और रवि हो, या फिर पहले मैं रवि का नाम ले दूं फिर नितिन का नाम ले दूं, बात तो एक ही है। तो इसमें ऑर्डर अगर आगे पीछे भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलाइक परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन में अगर मैं बोलता कि भाई एक्स वाई का एक कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन वाई एक्स का है, तो दोनों चीज अलग अलग होती, बिकॉज वहां पे ऑर्डर मैटर करता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तो एक टीम में या तो नितिन रवि हो जाए या फिर रवि मोहन हो जाए, है ना। ये तो अलग अलग है भाई, दो टीम बन सकती हैं, एक तो नितिन और रवि को मिला के, या फिर ये नहीं बनानी तो रवि और मोहन को मिला के बना सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास नितिन और मोहन को मिला के हम बना सकते हैं। तो तीन तरीके से इसका चयन। तो बच्चों ये चीज आप समझ गए हैं। अब देखिए, सबने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और इसी के साथ में आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हम एक्स वाई जेड को लेके ही करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपसे परम्यूटेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है, परम्यूटेशंस पूछे जाते, तो आप क्या करते। अगर परम्यूटेशंस आप से पूछते, तो देखिए, एक्स के साथ हम किस किस को कंबाइन कर सकते हैं, एक तो वाई को और एक जेड, है कि नहीं। एक्स के साथ वाई को और जेड को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है वाई, वाई के साथ हम किसको कर सकते हैं, वाई के साथ एक्स और जेड को कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जेड, जेड के साथ हम एक्स और वाई को कर सकते हैं। तो ये देखिए, परम्यूटेशंस में हमारे पास कितने परम्यूटेशंस आ जाते हैं। तो दो तो यहाँ पे हैं, है ना, 1 और 2। क्या हो गया, एक हो गया यहाँ पे एक्स वाई, है ना, एक तरीका तो एक्स वाई। याद करो जब स्टार्टिंग में हम टिफिन्स वाली बात कर रहे थे कि भाई हमने एक एग्जांपल किया था कि एक लड़की है जिसके पास बैग है अलग अलग, टिफिन है अलग अलग, और कोई एक और चीज थी, और उनको कितने तरीके से वो स्कूल में ले जा सकती थी, वाटर बॉटल्स थी, ठीक है, उनको कितने तरीके से स्कूल में लेके जा सकती थी। तो इसी तरह से वही एग्जाम्पल याद करो। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक तो हो जाएगा एक्स वाई, है ना, एक हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है। तो दो तरीके यहाँ पे आते हैं, फिर वाई एक्स एंड वाई जेड। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया गया है बच्चों, एक्स वाई और वाई एक्स, ये चीज समझना। तो दो तरीके यहाँ, फिर यहाँ पे जेड एक्स एंड जेड वाई। तो टोटल 6 तरह से इसको हम परम्यूटेशन इसमें 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात आती है तो सिर्फ 3 ही तरीके से इनकी टीम बनाई जा सकती है। तो आप अंतर पहचानिए बच्चों, एक ही एग्जांपल से मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। तो किसी को कोई डाउट लगता है इस चीज को लेके, तो आप फटाफट यहाँ पे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तब आपको पता लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फर्क क्या है दोनों में। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और यहाँ पे कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद एक नोट लिखवाऊंगा मैं, उसको लिखना है। तो बच्चों ये चीज क्लियर है। अब एक नोट लिखेंगे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संचय में क्रम, संचय में क्रम महत्वपूर्ण, संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता।
तो चीज समझना, देखिए जैसे परम्यूटेशंस में क्रम की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे वहां पे आपके सामने एक्स वाई आएगा या फिर वाई एक्स आएगा, दोनों अलग अलग चीज होंगी, लेकिन संचय में क्रम की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है या फिर वाई एक्स है, दोनों एक ही टीम में तो रहेंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे हम, एग्जाम्पल को लिखिए आप। 12 व्यक्ति एक कमरे में, 12 व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं। तो एक कमरे में 12 व्यक्ति मिलते हैं और प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाता है, ठीक है। हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बच्चों सिंपल है। क्वेश्चन ऐसे है कि भाई 12 व्यक्ति हैं, 12 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12, ठीक है। तो 12 पर्सन हैं, इनके नाम ABCDEFGHIJKL ये मान लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। जैसे हम बात करें अगर ए की, तो ये ए पहले बी से हाथ मिला लेगा, है ना। फिर ए सी से हाथ मिलाएगा जाके, फिर ये बी से मिलाएगा, फिर ई से मिलाएगा, फिर एफ से मिलाएगा, फिर जी से, फिर एच से, फिर आई से, फिर जे से, फिर के से, फिर एल से, ठीक है। तो इस तरह से ये इतने हाथ मिलाएगा, कौन? ए। समझ गए? अब हमें कैसे काउंट करना है ये देखिए भाई, कितने हाथ मिलाए ए ने, ये बताइए। ए ने हाथ मिलाए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ए ने मिलाए 11 हाथ। अब आई बी की बारी, बी का नंबर आया, तो बी क्या करेगा? बी सी से हाथ मिलाएगा, लेकिन ए से नहीं मिलाएगा। समझना, बी ए से हाथ नहीं मिलाएगा। क्यों नहीं मिलाएगा? क्योंकि ए ऑलरेडी इससे हाथ मिला चुका है। भाई एक पर्सन से जब आप हाथ मिला चुके हो, तो उसने आपसे हाथ मिलाया या आपने उससे मिलाया, बात तो एक ही, हाथ तो मिल गया ना। तो
इसीलिए जब ए और बी का हाथ मिल गया, हैंडशेक हो गया, तो बी दोबारा जाके ए से हैंडशेक नहीं करेगा, बल्कि वो सी के पास जाएगा। तो बी सी से हैंडशेक करेगा, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ से, ऐसे सबसे वो हैंडशेक करता जाएगा, जिससे अभी तक उसका हैंडशेक नहीं हुआ। तो बी ने कितने हाथ मिलाए? बी ने हाथ मिलाए हैं 10। ऐसे ही कुल हैंडशेक कितने होंगे सोचिए। ए ने 11 मिलाए हैं, बी ने 10 मिलाए हैं, सी ने 9 मिलाए हैं, डी ने 8, फिर 7, 5, 4, 3, 2, फिर लास्ट में 1, और फिर एक भी हैंडशेक नहीं बचता, क्योंकि लास्ट में के सिर्फ एल से ही हाथ मिलाएगा, बाकी सब के से मिला चुके होंगे, और एल एल से तो सब मिला चुके होंगे, तो एल को किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए जीरो। तो अब टोटल हैंडशेक कितने हुए, इन सबको कर लीजिए आप ऐड। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66। तो 66 हैंडशेक हुए हैं टोटल। तो इस तरह से क्रमचय आपका निकल सकता है, इस तरह से संचय आपका निकल सकता है, जिसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझना आप सबको विजिबल है। यहाँ पे बोला गया है कृपया एनसीआर या फिर एनपीआर के प्रयोग में सावधानी रखें। देखिए वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि एनसीआर कब यूज करना है और एनपीआर कब यूज करना है। दोनों अलग अलग सूत्र हो गए, एनसीआर एंड एनपीआर। दिस इज फॉर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, एंड दिस इज फॉर परम्यूटेशन। P फॉर परम्यूटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। ये चीज तो क्लियर होगी। क्या सावधानी रखनी है? यदि वस्तुएं केवल चयनित की जानी है तब हम सूत्र एनसीआर का प्रयोग करेंगे। मतलब सिर्फ हमें चूज करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 प्लेयर थे एक्स वाई जेड, ठीक है, इनमें से हमें भाई 2 प्लेयर की एक टीम चूज करनी थी। कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना? तो वो एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स, 3 तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन बोला गया है तब हम एनसीआर का प्रयोग करेंगे। यदि वस्तुओं का चुनाव के साथ वस्तुएं व्यवस्थित भी की जाती हैं तब हम सूत्र एनपीआर का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर हम अरेंज भी करेंगे, जैसे ये हमारी हो जाती है या तो एक्स वाई या फिर वाई एक्स। अरेंज अलग हो गया ना, पहले इसमें एक्स आया, इसमें पहले वाई आया। अगर अरेंज भी करनी होंगी हमें तो हम एनपीआर का यूज करेंगे। ये चीज क्लियर कर लेना बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इस नोट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ सूत्र करने वाले हैं इसके। तो बच्चों कुछ हम सूत्र करेंगे हम। तो सूत्र देखिए, संचय के लिए सूत्र, यानी कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज। और जो हम सबसे पहला फॉर्मूला करने जा रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट हो, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा बच्चों। बाकी फॉर्मूले के बिना चल भी जाएगा आपका काम। तो इसको अच्छे से आप समझ लें। जैसे हमने एनपीआर का किया था वैसे ही यहाँ पे हम करने वाले हैं एनसीआर के लिए। एनसीआर के लिए न्यूमरेटर में तो लिखेंगे आप एन फैक्टोरियल, बस न्यूमरेटर में सिर्फ एन फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो आएगा आर फैक्टोरियल और फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है आपके लिए, इसको अच्छे से समझ लें आप, अच्छे से इसको ध्यान रखें। तो फॉर्मूले अभी और भी हैं। जैसे अगर आपके पास हो NCR-1 तो उसका मतलब हम NCR लिख सकते हैं, क्लियर है। और अगर आपके पास फॉर्मूला होता है 0, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों ही 1 के इक्वल,
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं कि भाई एक और फॉर्मूला है हमारे पास NCA इज इक्वल टू NCB। अगर मैं बोलूं NCA और NCB बराबर हैं तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि A इज इक्वल टू B हो जाएगा और N इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, ये चीज समझना है तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए जो यहाँ पे काम आए। तो बच्चों ये कर लिया है आपने। देखिए एक और सूत्र है हमारे पास, उसको लिख सकते हैं आप कि अगर हमारे पास है NCR प्लस NCR-1 तो हम लिख सकते हैं N-1CR। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। तो लिखिए आप NC9 is equal to NCA फाइंड NC17। यदि NC9 बराबर है NC8 के तो आपको क्या फाइंड करना है? NC17। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए। जो हमने सूत्र लिखे हैं उनमें से एक सूत्र यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाएगा, जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। हमें पता है कि भाई NC9 इज इक्वल टू NC8 यहाँ पे गिवन है ना। NC9 इज इक्वल टू NC8 और हमें ये भी पता है बिकॉज NCA इज इक्वल टू NCB अगर होता है तो ये होता है N इज इक्वल टू A प्लस B के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो नाउ N इज इक्वल टू A कितना है 8 है और B कितना है A 9 है B 8 है और ये 17। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है NC17। तो 17C17 होगा क्योंकि N तो हमने यहाँ पे 17 पता लगा लिया और NCN क्या होता है 1 होता है ना, बिकॉज NCN इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लेकिन इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप निकालेंगे। देखिए अगर ये सूत्र आपने सीखा है लेकिन नहीं याद आ रहा किसी कारणवश तो हम इसको जनरल तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो उसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको सूत्र नहीं पता तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या है r फैक्टोरियल, r 9 है यहाँ पे और n माइनस 9 का क्लियर है इज इक्वल टू दूसरा क्या है n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 का फैक्टोरियल। यहाँ पे ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और ये कितना आ जाएगा n माइनस 9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 8 फैक्टोरियल और ये कितना आ जाएगा n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 का फैक्टोरियल। क्लियर है। और इसके बाद हम देखिए यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लेंगे। क्या बच जाएगा 1 बाय 9, 1 बाय 9 इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे n माइनस 8 इज इक्वल टू 9 तो n इज इक्वल टू 17। हमें क्या फाइंड आउट करना है NC17। तो
n कितना है 17, तो 17c 17, फिर से ये सूत्र आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका 17c 17 आ जाएगा, कितना 1 आ जाएगा, है ना। और अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो सीधा 1 लिख देंगे, अदरवाइज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे तो भी 1 ही आपका आंसर आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के भी कुछ सूत्र हमने लिखे हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए आप, और हम अगले सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी इसके करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।